हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 10 का। आइए समझते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कितने बार आया है। जिससे यहाँ पूछा गया आपसे हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, अर्थात क्या समझते हैं। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। ठीक है, 2012 में 2013 में क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर ये कहा है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन से क्या संबंध है। 2014 में देखिए 12, 13, 14। ठीक है, फिर कह रहा पीएच मूल्य क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। 2019। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है पीएच की परिभाषा वगैरह। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कहाँ से, जो मैं बोलूँगा आप वही लिखेंगे। ठीक है, इसमें देख के नहीं लिखेंगे आप। देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण को अधिक सुविधाजनक रूप में व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक सोरेनसन नामक, ठीक है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक नई पद्धति का प्रयोग किया, जिसे पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, आप ये हो गया आपका पीएच की परिभाषा। ठीक है बच्चों, किसकी परिभाषा हो गई, पीएच की परिभाषा हो गई। फिर सुन लीजिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को अधिक सुविधाजनक रूप में प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में एक नई पद्धति का इस्तेमाल किया, जिसे पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। क्या पूछा बच्चों, हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। तो इसके लिए आप डाल के लिखेंगे, आप हेडिंग सुनिए, क्या डालेंगे आप हेडिंग, हाइड्रोजन आयन सांद्रण डालेंगे। अब लिखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रायः ग्राम आयन प्रति लीटर अर्थात मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन सांद्रण सामान्यतः 1 से 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है। आपका ये हो गया। ठीक है, चलें अब इसने फार्मूला पूछा है आपसे कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का सूत्र क्या होगा या पीएच वैल्यू का सूत्र क्या होगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है, एक है आपका पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, एक ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आपका ये दूसरा यहाँ क्या बन जाएगा कि कोई चीज़ माइनस में होती है तो कहाँ भाग में आती है, तो क्या हो जाएगा पीएच बराबर ठीक है लॉग 1/H प्लस कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। ठीक है, और एक संबंध आप ये भी बता सकते हैं, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻ पीएच मोल प्रति लीटर, आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और पूछा है कि उदासीन विलयन में पीएच मान कितना होगा, यानी कि जब विलयन आपका क्या हो बच्चों, उदासीन हो, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो, ना प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज हो, तो क्या होगा उसका पीएच मान। तो जब उदासीन होगा विलयन तो पीएच मान होगा बच्चों कितना, 7 होगा। ठीक है, कितना होगा, 7। तो आप इसे लिख सकते हैं किस तरीके से, ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपसे पूछा गया, आपको मैंने इतना यहाँ बता दिया, और ये चीज़ें फालतू लिखी हुई हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आपसे पूछा है दैनिक जीवन में महत्व क्या है, मतलब जो हम लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या महत्व, आइए समझते हैं दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, निम्न प्रकार से है, जैसे पहला पॉइंट यहाँ बताया गया है, पौधों एवं जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में जीवित रह सकते हैं। मतलब कि जो पीएच मान होता है, पीएच मान जो है आपका, ये क्या होना चाहिए, एकदम निश्चित होता है। क्या होता है बच्चों, एकदम निश्चित होता है कि जो जीवित प्राणी है उसके लिए जितना पैमाना रखा गया है पीएच का वो उतना ही रहेगा। अगर ज़्यादा होगा तो हानिकारक है, कम हुआ तो भी हानिकारक। जैसे लार का, लार क्या, ब्लड कर लेते हैं, ठीक है, रक्त का, ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7.4, ठीक। अगर इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा तो व्यक्ति को बीमारी घेर लेगी, ठीक है। जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2। किसका है बच्चों ये, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। ये सब एकदम डिसाइड, अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप जब नींबू खाएंगे तो आप जल जाएंगे, आपके जीभ जल जाएगी, आपके जहाँ जहाँ वो गिरेगा आपका छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया है, ठीक है। देखिए उसी में बताया गया है अगला पॉइंट कि हमारा शरीर जो है 7 से लेकर 7.8 तक अच्छा काम करता है, ठीक है। और जब नदी के जल का पीएच मान कितना, जब नदी के जल का पीएच मान अम्लीय वर्षा के कारण 5.6, कितना बच्चों, 5.6 से कम हो जाता है तो जलीय जीव मरने लगते हैं, अर्थात उनका जीना कठिन हो जाता है, क्योंकि जल अम्लीय हो गया है और जीवन जीने के लायक अब नहीं बचा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मृदा पीएच, मतलब मृदा का पीएच मान कितना हो चाहिए। तो इसमें देखिए अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं, अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं। कब विकसित होंगे, जब पीएच मान अनुरूप होगा, ठीक है बच्चों, जब पीएच मान अनुरूप होगा तो पौधे अच्छे से विकास करेंगे, ठीक है। और इसके लिए कितना होना चाहिए, मृदा का पीएच मान 7 या 7 के निकट होना चाहिए, ठीक है। अतः सर्वप्रथम मिट्टी की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका पीएच परीक्षण किया जाए। इसका मतलब ये है कि मृदा अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है, या फिर उदासीन है। इन सब तीनों पॉइंटों को हम लोग चेक कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि ये खेती करने योग्य है या नहीं। और ऐसा करने से फसल के लिए उर्वरक का चुनाव सरल हो जाता है और उर्वरक कम लगता है। जब उर्वरक कम लगेगा तो खर्च कम आएगा, किसान की बचत ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे उदर में पाया जाने वाला HCl अम्ल, HCl अम्ल पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द होने लगता है, अर्थात पेट दर्द होने लगता है, ठीक है, एवं जलन का अनुभव होता है। इस बिगड़ी हुई पीएच परिसर को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं, इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। ये इतना। नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक आपका पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, ठीक है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय मतलब दांत क्यों गिर जाता है, आइए समझते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका कारण मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है, जो कि भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करता है, अर्थात उस भोजन को सड़ा देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, ठीक है। और करके क्या करता है, अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है।
और दांतों के क्षय को रोकने के लिए क्षारकीय दंतमंजन का प्रयोग करके अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन कर देते हैं, जिससे कि अम्ल की मात्रा बढ़ती नहीं है और आपका दांत गिरता नहीं है, आप हमेशा दांत चमचमाते रहते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके कंप्लीट। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये 10वां नंबर देखेंगे। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल क्या है, स्पष्ट करें, 2014 में पूछा गया। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जल में उपस्थित H+ आयन तथा OH- आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल Kw कहते हैं। इसका फार्मूला है Kw बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Kw बराबर H+ चार्ज कंसंट्रेशन OH- चार्ज कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपको क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है। ठीक है, और जल का आयनिक गुणनफल होता कितना बच्चों, 1 × 10⁻14 होता है। और मात्रा क्या होगा, मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे स्पष्टीकरण मांग रहा है, तो आइए स्पष्टीकरण कर देते हैं। ये क्या आपका जल है, जल क्या है, उत्क्रमणीय क्रिया, जब तोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा, H+ चार्ज होगा और OH- चार्ज होगा। ठीक है, फिर यहाँ हम निकालेंगे जल का आयनिक गुणनफल Kw, तो हम लोग अभिकारक करण निकाल के कितने निकालेंगे, उत्पाद का निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे अब इसमें है आपका, जल में H+ आयन कितना होगा, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होगा, और OH- आयन कितना होगा, तो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होगा। तो Kw कितना होगा बच्चों, इसको 1 × 10⁻⁷ गुणे 1 × 10⁻⁷, इसको आप गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10⁻14 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर Kw। ठीक है, और स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि 2 बार गुणा हुआ। ठीक है, इस तरीके से अगली वीडियो हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे और उसमें नया टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। थ्योरी खत्म करने के बाद सवाल पे आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।